Welcome students in today's video. Our today's topic is dissolution of partnership firm basic introduction. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या है। इट मीन्स दैट द फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर सेटल्ड। देखिए बड़ा सिंपल मीनिंग है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कि आप अपने पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसको खत्म करना चाह रहे हैं, तो ये जो खत्म करने का प्रोसेस है ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। इसके अंदर फाइनली फिर आप अपने बिजनेस को जब बंद करते हैं तो आप अपने बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं उन्हें बेच देते हैं और उनसे फिर जो पैसा मिलता है आप अपनी सारी लायबिलिटीज को पेड ऑफ कर देते हैं और फिर कोई अमाउंट अगर बचता है तो पार्टनर्स के जो अकाउंट्स है उनको भी सेटल कर दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर के ये आपके पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को पूरी तरह से बंद करने का प्रोसेस है यार। देखिए इसमें एक वर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक वर्ड और इससे मिलता जुलता है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए ऊपर मैंने लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नीचे मैंने अभी जो लिखा हुआ है आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए ये दोनों ही बहुत सिमिलर टर्म्स हैं और इनमें कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग वो भी देख लेते हैं। इट मीन्स termination of the old partnership agreement and a reconstruction of the firm due to admission, retirement and death of a partner. Dissolution of partnership may or may not result into closing down of the business as the remaining partners may agree to carry on the business under a new agreement. देखिए इसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो आपका एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है, अगर वो चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज करना ही अपने आप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। यानी पार्टनरशिप डीड में जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं एक तरीके से वो एक तरीके से आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है आपके। तो जो भी आपके अभी प्रीवियस चैप्टर्स थे लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारी सर्कमस्टांसेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आती है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ फर्म का बिजनेस नॉर्मली बंद नहीं होता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कंपलसरी फर्म का बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म को ही अब आप डिसोल्व कर दीजिए, बंद कर दीजिए। यहाँ पे पार्टनरशिप को डिसोल्व करना है तो हो सकता है कि नया एग्रीमेंट बना रहे हो कि नया पार्टनर आ रहा है तो नया एग्रीमेंट बनेगा, छोड़ के जा रहा है कोई पार्टनर नया एग्रीमेंट बनेगा, तो वो जो सर्कमस्टांसेस है ये आपकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाती है। जैसे लाइक चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर, ये जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ये सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आते हैं आपकी। देखिए मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन है या उसको जो आप खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उनके क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या टाइप्स है, कितने तरीके से आप इसे बंद कर सकते हैं। तो आइए इसका थ्योरेटिकल ओवरव्यू हम ले लेते हैं। मेनली आपके दो ही मेथड है। फर्स्ट मेथड है आपका विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट एंड सेकेंड है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट के दखल देकर के वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है या बिना कोर्ट के दखल दिए ही आपका जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है। मतलब आप आपस में राजी खुशी कर रहे हैं तो ये विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट हो गया। और आप कोई पार्टनर को कोर्ट में जाना पड़ा, फिर कोर्ट ऑर्डर देता है कि नहीं अब फर्म को डिसोल्व किया जाएगा, तो ये बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो गया। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या सिचुएशंस है, उनको समझ लेते हैं हम। देखिए इसके अंदर ये जितने भी मेथड्स आपके सामने आ रहे हैं ये सारे दोनों ही तरह के जो टाइप्स हैं, मोड्स हैं, उनके सारे मेथड्स मैंने सामने लिख दिए हैं और मैं एक एक करके इनको इलोबरेट कर देता हूं आपको। सबसे पहले मैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, यानी बिना कोर्ट में गई, बिना कोर्ट के दखल दिए ही, बिना कोर्ट की एंट्री लिए ही आप किस तरह से फर्म को डिसोल्व कर सकते हैं। पहले मैं ए पॉइंट वाले सारे ले लेता हूं, फिर हम बी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखिए जब आप पार्टनरशिप बनाते हैं तो आप आपस में एक एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप बनाते हैं, तो वैसे ही आप अपनी पार्टनरशिप के बिजनेस को बंद भी एक एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं कि सभी पार्टनरशिप के जो भी पार्टनर्स हैं
उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाह रहे हैं, तो ये म्यूचुअली एग्रीमेंट करके हो गया आपका। सेकंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इसमें देखिए दो पॉइंट है आपके। पहला है व्हेन ऑल बट वन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। इसका मतलब है कि फर्म के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, सभी दिवालिया हो गए हैं, सभी जिसे कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन उनकी सही नहीं है, या किसी एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सबकी स्थिति खराब हो गई। कहने का मतलब या तो सभी पार्टनर की स्थिति खराब हो गई है, या किसी एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। तो इस केस में वो फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं है कि आप अपनी ऑब्लिगेशन मीट कर सकें, तो आपको बिजनेस करने का भी अधिकार नहीं है, तो ये कंपल्सरी डिसॉल्यूशन हो जाएगा आपका। सेकंड है व्हेन बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल। आप जो बिजनेस कर रहे थे वो अब अनलॉफुल हो गया है, वो अवैधानिक हो गया है, ठीक है, वो कानून उसको करने की अब अनुमति नहीं देता, फिर भी आप कर रहे हैं, तो ये अनलॉफुल बिजनेस आपका क्या हो जाएगा, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन के केस में आ जाएगा। फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व होगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके। तो जैसे मान लीजिए कंपल्सरी डिसॉल्यूशन में आपका जो है, जैसे मान लो पार्टनर्स की जो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए। मान लो एक ही व्यक्ति रह गया तो पार्टनरशिप है ही नहीं वो, या 50 से ज्यादा हो गए, 51 पार्टनर हो गए, तो ये कंपल्सरी डिसॉल्यूशन हो गया, क्योंकि अनलॉफुल है ये रूल्स के खिलाफ आप जाके के काम कर रहे हैं आप। नेक्स्ट है जैसे ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर कोई जो नीचे केस है उनमें से कोई एक भी केस हैपनिंग हो जाता है, तो उस केस के अंदर भी ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाती है। जैसे ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। देखिए अगर फर्म के अंदर अभी ऊपर आया था कि सभी इंसॉल्वेंट हो गए या सब एक को छोड़ के बाकी सब हो गए, तो ये कंपल्सरी डिसॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर कोई एक पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हुआ है, तो उस केस के अंदर भी कंपल्सरी डिसॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये डिसॉल्यूशन की पोजीशन बनती है कि हाँ अब फर्म डिसॉल्व हो सकती है अगर आपने इसके कॉन्ट्ररी कोई आपने रूल नहीं बनाया हुआ है। ध्यान रखिए, आपने जो पार्टनरशिप डीड बनाई थी, अगर उसमें लिखा हुआ है कि एक पार्टनर के भी इंसॉल्वेंट होने पे हो जाएगा, तो ये आपको फिर इंसॉल्वेंसी किसी भी पार्टनर की होते ही आपको फर्म को डिसॉल्व करना होगा। सेकंड पॉइंट है ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म। देखिए अगर किसी ऐसे उद्देश्य के लिए फर्म बनाई गई थी, जो उद्देश्य पूरा हो गया है, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट हो गया है, तो वो उद्देश्य के पूरा होते ही आपको क्या करना पड़ेगा, उस पार्टनरशिप को बंद करना पड़ेगा आपके। जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल प्रोजेक्ट आपने लिया था जो 3 या 4 साल में एंड हो गया वो प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने पार्टनरशिप की थी, तो प्रोजेक्ट के ओवर होते ही आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया, तो वो प्रोजेक्ट के पूरा होते ही फिर आपके पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाएगी आपके। इसमें नेक्स्ट है ऑन द एक्सपायर ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म। देखिए दोनों समहाउ सिमिलर ही है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए लिया था, प्रोजेक्ट चाहे वो 3 साल में पूरा हो, 4 साल में पूरा हो, 5 साल में पूरा हो, तो वो ऑब्जेक्ट पूरा होती फर्म डिसॉल्व होगी। सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में अगर आपने टाइम स्पेसिफिक कर दिया था कि हम तो पार्टनरशिप 2 साल के लिए करेंगे, हम तो पार्टनरशिप 5 साल के लिए करेंगे, हम तो पार्टनरशिप 10 साल के लिए ही करेंगे, अगर आपने स्पेसिफिक टाइम लिख दिया था पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाएगा, टाइम पूरा होती है ऑटोमेटिकली वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसमें टाइम मेंशन था। उतने ही एग्रीमेंट तक के लिए आपको, या उतने ही एग्रीमेंट में जो टेन्योर था, उस एग्रीमेंट टेन्योर तक ही आपको पार्टनरशिप फर्म वैलिड मानी जाएगी, फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें बाय नोटिस। इसका मतलब यह है कि अगर पार्टनरशिप एट विल है, मतलब इच्छा पर है कि कोई भी पार्टनर अपना सूचना देकर के किसी दूसरे पार्टनर को फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, तो ये बाय नोटिस है कि किसी एक पार्टनर की इच्छा हुई कि भाई अब पार्टनरशिप हमको नहीं रखना है, तो वो किसी बाकी पार्टनर्स को इंटीमेशन दे सकता है, तो पार्टनरशिप फर्म इस केस के अंदर भी डिसॉल्व मानी जाएगी आपकी। तो ये नॉर्मली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट था। कहने का मतलब कि राजी खुशी आप फर्म को खुद ही आपस के अंदर आप फर्म को बंद कर रहे हैं। इसमें जो बस सेकंड पॉइंट है कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, वो एक थोड़ा सा है कि उसमें तो किसी की कोई इच्छा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो होगी कंपल्सरी है। देखिए उसमें सिचुएशन ही ऐसी। बाकी म्यूचुअल हो या ऑन दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो, बाय नोटिस हो, ये आराम से आप राजी खुशी कर सकते हैं। तो ये आपका डिसॉल्यूशन की कुछ सिचुएशंस है। सेकंड पॉइंट है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, की अब कोर्ट का ऑर्डर से ही डिसॉल्यूशन होगा। इसमें क्या होता है, कोर्ट कब आएगा, देखिए कोर्ट तब आता है जब कोई व्यक्ति केस कर देता है। किसी व्यक्ति के केस किए बिना कोर्ट की एंट्री नहीं होगी। मतलब जब इसका मतलब है कि कोई एक पार्टनर है या कोई 2 पार्टनर है, बाकी पार्टनर से वो किसी बात को लेकर के उनकी नहीं बन रही है या उन्हें कुछ गलत लग रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तो उन्होंने एक तरीके से फर्म के ऊपर केस कर दिया है, अपनी फर्म के ऊपर केस करा हुआ है कि भाई अब फर्म को बंद कर दिया जाए, फर्म में काम सही नहीं चल रहा है। और फिर कोर्ट सारी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए फिर ऑर्डर देता है कि हाँ अब हमें बंद करना ही होगा। ये वो सारी सिचुएशंस है। तो ये किस किस केस के अंदर कोर्ट बिजनेस को बंद करने का आदेश दे सकता है? देखिए पहला है व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए पार्टनरशिप के अंदर सभी ओनर है, सभी बराबर होते हैं, लेकिन अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, मतलब उसका अब जो नॉर्मल पर्सन की तरह वो नहीं सोच पा रहा है, नहीं काम कर पा रहा है, तो
पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। लेकिन मान लो कि अनसाउंड माइंड के जो नॉमिनीज हैं वो नहीं मान रहे, नहीं ये तो पार्टनर रहेगा, हम इसके भी आप पे काम देखेंगे, तो फिर वो कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि साहब अब ये पर्सन जिसके साथ मैं पार्टनरशिप कर रहा था ये अनसाउंड माइंड है, नॉर्मल पर्सन नहीं है, अब तो मैं इसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। तो कोर्ट फिर उसको अपने इंटरवेंशन से क्या कर सकता है, डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट है व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज पार्टनर। देखिए जब कोई पार्टनर एज ए पार्टनर वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो भी कोर्ट उसको आदेश दे सकता है बाकी पार्टनर्स को कि अब पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व कर दिया जाए। इनकेपेबिलिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है कि मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो पूरी तरह से विकलांग हो चुका है, वो बिल्कुल फर्म के अंदर नहीं आ सकता है, फर्म के डेली के काम में पार्टिसिपेशन नहीं दे सकता, तो देखो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ फिर कोई दूसरा व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा। तो लीगली मान लीजिए कि उसको और कोई काम से मान लो लीगली भी वो मान लो कि किसी काम को करने के लिए लायक नहीं है, मान लो कि किसी कारणवश किसी पार्टनर को मान लो जेल हो गई सपोज कीजिए, तो वो लीगली अब देखा जाए तो वो जेल के अंदर रहेगा तो परफॉर्म कैसे करेगा, तो वो इनकेपेबल हो गया अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो आप ऐसे व्यक्ति को भी पार्टनरशिप से फर्म से हटाने के लिए फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ए पार्टनर विलफुली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑब्लिक गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। देखिए कोई पार्टनर ऐसा काम कर रहा है कि जिससे पार्टनरशिप एग्रीमेंट बार बार टूट रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा बिहेव कर रहा है जिससे कि गलत संदेश जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म की गुडविल पे इंपैक्ट पड़ रहा है, वो सही काम नहीं कर रहा है, उसका बिहेवियर सही नहीं है, एज ए पार्टनर उसका बिहेवियर सही नहीं है। मान लीजिए वो कस्टमर के साथ में बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है, गाली गलौज हो रही है, ठीक है, फर्म के अंदर वो थोड़ा सा ट्रांजेक्शन सही नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसों का लेन देन सही नहीं चल रहा है, तो ये कहने का मतलब कुछ ऐसा व्यवहार जिससे अब उनके साथ एज ए पार्टनरशिप करना मुश्किल हो गया है और वो पार्टनरशिप से हट भी नहीं रहा है, तो फिर आप कोर्ट के अंदर जाकर के पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ए पार्टनर हैज ट्रांसफर द होल ऑफ हिज शेयर टू अदर्स। देखिए अब कोई पार्टनर बिना किसी से पूछे अपना सारा शेयर ही किसी और व्यक्ति को दे देता है, अपना पूरा इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर देता है, तो यहाँ के अंदर इस केस के अंदर भी आप हमको डिसॉल्व करेंगे। मान लीजिए वो खुद पार्टनर था, अब वो खुद तो जा रहा है, बोले नहीं मेरे साले को पार्टनर बना लीजिए, मेरे जीजा को पार्टनर बना लीजिए, मैं तो जा रहा हूं या मैं हट रहा हूं, मेरी जगह सारा ये देखेंगे, तो आप इस केस के अंदर चाहें तो कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब सर हमने तो इसके साथ पार्टनरशिप की थी, अभी अपने किसी रिलेटिव को अपना सारा शेयर सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं और हम नहीं चाहते इनका रिलेटिव एंट्री ले, तो आप प्लीज फर्म को डिसॉल्व करिए। लास्ट है व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट लॉस। देखिए अगर फर्म कोर्ट को यह भी लगता है किसी केस के अंदर कि मान लो कोई पार्टनर बोल रहा है कि साहब बिजनेस सही नहीं चल रहा है, बाकी पार्टनर बंद नहीं कर रहे हैं, फर्म में कंटिन्यू लॉस होने की संभावना है, और ये कोर्ट को भी विश्वास हो जाता है कि उनकी पेपर्स को देखने के बाद में, बिजनेस की पोजीशन देखने के बाद में कि हाँ फर्म तो लॉस में ही चलेगी, तो ऐसी फर्म को चलाने का कोई मतलब नहीं है, तो कोर्ट फिर उसको डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे कि हम किस तरह से फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट था एंड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट था। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डिसोल्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। देखिए जब आप कोई बिजनेस बंद कर रहे हैं तो आपको चीजें सेटल करनी है। सेटल कैसे करनी है, देखो आपके बहुत सारे पेमेंट्स होंगे जो आपको लेने भी होंगे, आपके बहुत सारे पेमेंट्स होंगे जो आपको करने भी होंगे, ठीक है, और पार्टनर्स का खुद का भी पेमेंट होता है जो कैपिटल उन्होंने लगाई है। तो कुल मिला के हमें सारे अकाउंट्स अब बंद करने, यानी लीगली बिजनेस को बंद करना। ऐसा नहीं है कि रातों रात बिजनेस बंद कर चले गए, वो नहीं करना होता है। मतलब फर्म को एब्सोल्युटली जिस तरह से राजी खुशी फर्म चालू हुई थी वैसे सेटलमेंट भी अच्छे से हो जाना चाहिए, जो भी अमाउंट है लेना या देना वो प्रॉपर सेटल हो जाना चाहिए। तो उसके रूल्स क्या है पार्टनरशिप एक्ट में, आइए हम देख लेते हैं। Section 48 of the Partnership Act specify the mode of settlement of accounts on the dissolution of a partnership firm as follows। देखिए क्या क्या रूल हैं जो सेक्शन 48 में बताए गए हैं कि जब फर्म बंद हो रही है तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो आइए उनको हम चेक कर लेते हैं। देखिए वैसे दो मेन रूल है। जो पहला रूल है आपका, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली इफ नेसेसरी विल बी रियलाइज फ्रॉम द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि भैया आपके बिजनेस आप बंद कर रहे हो, और बंद कर रहे हो तो आपके बिजनेस में अगर कुछ लॉस है, ठीक है, वो लॉस पुराना लॉस भी हो सकता है, वो अभी आप जब फर्म बंद करोगे तो बंद करने वाला रियलाइजेशन का लॉस भी हो सकता है किसी पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो और वो डेबिट बैलेंस भी वो नहीं ला पा रहा हो। तो कुछ भी लॉस हो, आप उसको सबसे पहले आपके बिजनेस में अगर कोई पुराना प्रॉफिट या रिजर्व था उससे ले लीजिए, उससे भी पूर्ति नहीं होती है तो आपकी जो कैपिटल बची हुई है बाकी पार्टनर की उनसे लीजिए, फिर भी वो लॉस नहीं पूरा हो पा रहा तो भैया फिर आपको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अपनी पर्सनल एसेट्स को लाना पड़ेगा। मतलब आपको घर से पैसे और ला करके लगाने पड़ेंगे क्योंकि आप बिजनेस के ओनर हैं। सीधी सी बात, यानी मोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि भैया आप तैयार रहिए, फर्म बंद कर रहे हैं, अगर
आपके बिजनेस का कोई भी पैसा ड्यू रह रहा है या लॉस हो रहा है, कुछ भी है, आप तैयार रहिए। अगर आपकी कैपिटल तक तो आप उसको काम में ले लोगे, लेकिन कैपिटल भी कम पड़ती है तो आपकी पर्सनल एसेट्स को भी आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में काम में लिया जा सकता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर शेल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भैया आपको जो पैसा मिलेगा, आपको जो पैसा मिलेगा इसके अंदर, जो आप एसेट्स को सेल करेंगे, आप एसेट्स को सेल करते वक्त जो आपको पैसा मिलता है तो उस पैसे को आप कैसे काम में लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि क्या होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो हो सकता है कि पार्टनर जो पूरा अमाउंट है वो पहले खुद के ही सेटलमेंट करने में काम में ले ले। तो कोर्ट के जो आपका एक्ट है उस एक्ट के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पैसे को जो आप काम में लोगे, उस पैसे को आप किस मैनर में काम में लोगे, वो जो ऑर्डर अभी बताया जा रहा है इसी ऑर्डर के अंदर आपको काम में लेना है। तो पहला देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड डेब्ट्स ऑफ द फर्म विल बी पेड। सबसे पहले आपको अपने फर्म के जो लोन है उनको आपको पे करना है। सबसे पहले जो बाहर वालों का जो पैसा ड्यू है, पहले सबसे पहले उनको पैसा पे करिए आप। सेकंड जो है, अगर बाहर वालों को पैसा पे कर दिया है, फिर आपके पास अमाउंट बचा हुआ है, तो आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द लोन्स एडवांस बाय पार्टनर विल बी पेड। अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दे रखा था तो फिर आप उसका पेमेंट करिए। यानी सबसे पहले बाहर वाले को पैसा चुकाइए, बाहर वाले को पैसा चुका दिया, फिर भी अमाउंट बचा हुआ है आपके पास में, तो फिर पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया था उस लोन का पैसा पार्टनर को पे करिए। फिर थर्ड है, देयर आफ्टर द बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न। फिर आपको कैपिटल का पेमेंट करना है। अगर पार्टनर का कैपिटल का कोई बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो वो पैसा लेके आएगा। क्रेडिट बैलेंस है तो आपको फिर अगर बैलेंस बचता है तो आपको उसको पेमेंट कर देना चाहिए। और लास्ट में फिर भी अगर कोई अमाउंट लास्ट में बच जाता है तो वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट लेंगे। तो ये इस तरह से आपको जो भी अमाउंट रिसीव होगा अपनी एसेट्स को बेचने के बाद में, या पार्टनर ने जो भी पैसा कंट्रीब्यूट किया है लास्ट में, वो इसी सीरीज के अंदर आपको काम में लेना होता है आपको। तो ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन के रूल्स हैं और इन्हीं रूल्स के हिसाब से फिर आपको सेटलमेंट करना होता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें तो अकाउंटिंग करनी है। यहां तक का ये पूरा जो था ये थ्योरेटिकल ओवरव्यू था आपकी। अब हमें तो प्रैक्टिकली करना है। तो ये जितने भी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और डिसोल्यूशन के रूल्स हैं, इन रूल्स को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो हमें किस तरह से अकाउंटिंग करनी होती है कि ये जो रूल्स भी फॉलो हो जाए और हमारी अकाउंटिंग भी प्रॉपर हो जाए और फर्म के अकाउंट सारे क्लोज हो जाए। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में रूल्स पढ़े थे कि आपको किस तरह से लॉस का ट्रीटमेंट करना है, किस तरह से अगर लॉस होता है तो कैसे आप प्रॉफिट से लोगे, कैपिटल से लोगे, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को भी काम में लिया जा सकता है। और अगर फर्म में कोई पैसा आता है तो किस तरह से आप पहले बाहर के डेब्ट पे करोगे, फिर लोन पे करोगे, फिर कैपिटल का पेमेंट होगा, और फिर लास्ट में अगर कुछ बचता है एक्स्ट्रा अमाउंट तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर बांटेंगे। तो इनको अकाउंटिंग प्रोसीजर में जब हम डालते हैं तो अकाउंटिंग जब हम करेंगे डिसोल्यूशन के अंदर तो हमें मेन 4 अकाउंट बनाने हैं। देखिए आपको, और 4 अकाउंट के अंदर इन सारे रूल्स को ध्यान में रखा गया है। ये सारे रूल ऑटोमेटिकली इसी सीरीज के अंदर, जिस सीरीज में अकाउंट आ रहे हैं उसी सीरीज के अंदर ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं आपको। तो सबसे पहले जो आपको अकाउंट बनाना होगा इसके अंदर देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। सेकंड नंबर पे जो अकाउंट बनेगा वो पार्टनर्स लोन अकाउंट है। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में पार्टनर का लोन हो। और थर्ड जो पॉइंट है वो है पार्टनर्स का फिर आपका कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, अमाउंट नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है ये। और लास्ट के अंदर फिर आपका है कैश और बैंक अकाउंट आपको बनाना होता है। देखिए, तो ये 4 अकाउंट आपको बनाने होते हैं डिसोल्यूशन के अंदर, और इसी सीरीज में बनाने होते हैं। आपकी क्वेश्चन जब आता है तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट ही बनेगा, सेकंड नंबर पे फिर आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, थर्ड नंबर पे आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, और लास्ट में फिर आपका कैश और बैंक अकाउंट बनेगा। यहाँ पे कैश भी लिखा है, मैंने बैंक भी लिखा है। तो सिंपल सी बात है, आपको बैलेंस शीट जो देगा क्वेश्चन में देखना है कि कैश अकाउंट दिया हुआ है या बैंक अकाउंट दिया हुआ है, और अगर दोनों ही दिया हुआ है तो आपको फिर बैंक अकाउंट बनाना होता है। फिर कैश के बैलेंस को भी हम बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारा मेन अकाउंटिंग टॉपिक रहेंगे। इन 4 अकाउंट के ही हम इर्द गिर्द पूरा इस डिसोल्यूशन के टॉपिक और चैप्टर को हम समझेंगे। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट पे देखेंगे कि हम रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, क्यों बनाते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। Thank you for watching the video.